हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया सब। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पिछले लेक्चर में हमने किसकी बात की थी? पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स। कहाँ से कहाँ तक थे? आर्टिकल 12 से 35 तक। अब हम किस पे जाएंगे? पार्ट 4 पे। पार्ट 4 क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 से 51। तो है क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? नाम से क्या लग रहा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब डायरेक्ट कर रहे हैं किसको? स्टेट पॉलिसी को। मतलब ये कुछ ऐसी चीज है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या सोचा था कि जो भी भविष्य में हमारी पॉलिसी बनेंगी, जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट या हमारी सरकार के पास और ज़्यादा पैसा आता जाएगा, हमारा देश और अमीर होता जाएगा, तो किस दिशा में हमारे देश को बढ़ना है, तो ये क्या है? वो डायरेक्शंस हैं। इन आर्टिकल 36 से 51 तक क्या है? वो डायरेक्शंस हैं जिसकी तरफ हमारे स्टेट को आगे बढ़ना चाहिए। इनको क्या कहा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? सोल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये वो सारी गाइडलाइंस हैं इनमें जो हमारे हार्मनी को, सोशल इक्वालिटी को, हमारा जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से जो हम आइडियल्स अचीव करना चाहते हैं, वो सारे के सारे इसमें मेंशन्ड हैं। कहाँ से ली गई हैं? तो इंस्पायर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। हमने कहा सोर्सेस में पढ़ा था ना, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से इंस्पायर्ड है। लेकिन अगर ये आए कि पहली बार ये कहाँ पे आई थी, तो ये सबसे पहले आई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेन में। स्पेन से किसने ली? स्पेन से ली आयरलैंड ने, और हमने ली आयरलैंड से इंस्पायर होके। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा आयरलैंड के साथ क्या था कि आयरलैंड भी किसका वो था? कॉलोनी था ब्रिटेन का, और हम भी किसके कॉलोनी थे? ब्रिटेन के। और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, स्पेशली जो हमारे रिवोल्यूशनरीज थे, वो काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड थे, और हमारे उनका आपस में रिलेशन भी अच्छा था आयरलैंड के साथ। तो जब आयरलैंड को पहले आज़ादी मिली, उनको जब उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो उसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, वो हमें लगा कि ये हमें भी ये हमारे देश को चलाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारे जैसे ही एक देश ने लिखे हैं। तो जबकि स्पेन क्या था? एक डिक्टेटरशिप था। तो हमें लगा कि वहाँ के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनकी बजाय जो आयरलैंड के, वो हमें ज़्यादा इंस्पायर करेंगे। इसलिए हमने कहाँ से ली? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। नॉन जस्टिसिएबल है। जैसे क्या था? फंडामेंटल राइट्स क्या था? आपके वायलेट हो गए फंडामेंटल राइट्स, किसी ने ब्रीच कर दिया तो आप क्या कर सकते थे? सीधा कोर्ट में जाके आर्टिकल 32, ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट जा सकते थे। पर ये नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब अगर कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, कोई आर्टिकल है, वो अगर फुलफिल नहीं होता है स्टेट के द्वारा, तो ये गारंटी नहीं है, आप कोर्ट में जाके ये डिमांड नहीं कर सकते कि मेरा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये फुलफिल नहीं हुआ। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका ऑब्जेक्टिव था एक वेलफेयर स्टेट बनाना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस लिए लाए गए थे? एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, जिसमें कि सब बराबर हों, हमारे एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, सब चीज़ों में सबको भागीदारी मिल सके, देश में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो। एक वेलफेयर स्टेट का मॉडल पूरा बनाने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हम एक एक करके देखेंगे कैसे ये हमारी पॉलिसीज को हेल्प की और कैसे ये आर्टिकल है। तो सबसे पहले पार्ट 3 में भी क्या था? सबसे पहले आर्टिकल 12 में क्या था? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसमें भी सबसे पहले क्या है? आर्टिकल 36 से स्टार्ट हो रहे हैं। आपको याद रखना होगा कि आर्टिकल कितने से स्टार्ट हो रहे हैं? 36 से। तो पहला फंडामेंटल राइट्स में भी और पहला इसमें भी क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन क्या है? सेम है जो क्या थी आर्टिकल 12 में थी। मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट की लेजिस्लेचर, प्लस जो कोई भी टेरिटरी है उसके अंदर जो कोई बॉडी है जो कि हमारी गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, उसके कैसे भी रिलेटेड है सब्सिडी वगैरह से, वो सब किस में आते हैं? डेफिनेशन ऑफ स्टेट में। मतलब बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है इसमें भी स्टेट की, जैसे कि पार्ट 3 में थी, आर्टिकल 12 में थी। ठीक है। फिर इसमें क्या है? एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन द पार्ट, कि कैसे, जैसे आर्टिकल 13 वहां पे क्या आता था फिर कि लोग की डेफिनेशन थी। तो इसमें क्या है कि ये कैसे जो डीपीएसपीज हैं इस पार्ट में कंटेन्ड है, कैसे लागू होंगे। उसमें ये था ना कि लॉ कैसे बनेगा, तो इसमें भी है। जैसे आर्टिकल 14 से एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते थे, ऐसे ही आर्टिकल 38 से एक्चुअल डीपीएसपी स्टार्ट होंगे। आर्टिकल 37 में है, ये बता रखा है कि डीपीएसपी कैसे लगेंगे। जैसे दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाई एनी कोर्ट, जैसे हमने पढ़ा थे नॉन जस्टिसेबल है, मतलब कोई कोर्ट नहीं कह सकता सरकार को आके कि ये डीपीएसपी है तो तुम उसको लागू करो।
कोर्ट में जाके अपन नहीं डिमांड कर सकते, जस्टिसिएबल नहीं है। पर क्या है, ये फंडामेंटल पार्ट है हमारी गवर्नेंस का, हमारी कंट्री की। तो ये स्टेट की ड्यूटी रहेगी कि वो जब लॉ बनाएगा तो इनको ध्यान में रखेगा। मतलब जब हमारे स्टेट को लॉ बनाने जाएगा तो नॉन जस्टिसेबल हैं, पर ये हमें गाइड करते हैं हमारी सरकार को, और इसी वजह से अलग अलग पॉलिसीज हमारे आती रही हैं हमारे स्टेट में, जो कि किससे इंस्पायर्ड रही हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। हमें एक एक करके देखेंगे हर आर्टिकल के साथ किसने कौन सी हमारी जो स्कीम्स हैं उनको इंस्पायर किया, ब्रीफ में सब कुछ। अब हमारे एक्चुअल आर्टिकल स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 38 से। आर्टिकल 38 क्या है, स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। मतलब हमारा स्टेट कोशिश करेगा कि वो कैसे भी जो हमारा सोशल ऑर्डर है, जो आपसी भाईचारा है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, सब कुछ है जो सोसाइटी में है, उसको इस हिसाब से वो मेंटेन करे जिससे कि जो वेलफेयर ऑफ द पीपल है वो इंश्योर किया जा सके। कैसे, कि जैसे इंश्योर करेगा कि इनइक्वालिटीज को कैसे मिनिमाइज कर सके, कैसे जो एलिमिनेट कर सके, जो भी इनइक्वालिटीज हैं स्टेटस में, अपॉर्चुनिटीज में, उन सबको एलिमिनेट करके सबको बराबर मौका मिले, और जो इंडिविजुअल्स हैं हमारी सोसाइटी में सब के सब आपस में, मतलब चाहे डिफरेंट एरिया में हो, चाहे डिफरेंट जॉब कर रहे हो, सबके सबका भला हो सके, इस चीज़ को स्टेट इंश्योर करेगा। जैसे हमारा आर्टिकल, पहला आर्टिकल क्या आया था, राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड आया था ना, तो ऐसे ही पहले हमारा इसमें आएगा, क्योंकि ये सोशल और इकोनॉमिक राइट्स देते हैं, तो सोसाइटी का सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन कर सके, तो सबसे पहले क्या आएगा, सोशल ऑर्डर को इंश्योर करना है जिससे कि वेलफेयर कर सके लोगों का। फिर आर्टिकल 39 क्या है, सबसे ब्रॉड डीपीएसपी के अंदर राइट है आर्टिकल 39। यही हमारा जब हम लास्ट में केसेस देखेंगे कैसे फंडामेंटल राइट्स के साथ में जो सबसे ज़्यादा क्लैश हुआ है, जो प्रेसिडेंस भी मिलती है, वो मिलती है आर्टिकल 39 को। इसमें भी जो इसके बी और सी हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि स्टेट को फॉलो करनी चाहिए, सर्टेन प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, की स्टेट को ये चीज़ है जो ध्यान में रखनी चाहिए। क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू मेल्स और फीमेल्स। जैसे हमारा आर्टिकल, अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आर्टिकल 16 में भी था ना कि अपन सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते थे, इसमें आर्टिकल 39 उसको वापस से रिपीट करता है कि एम्प्लॉयमेंट में अगर मेल और फीमेल हैं तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 39 के जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब सेक्शन तो आपको याद भी रखने, सीधे पूछ सकते हैं एग्जाम में। 39B क्या है, फिजिकल रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए मैनर दैट ऑल सेक्शंस आर बेनिफिटेड। मतलब जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं स्टेट के, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जो स्टेट के रिसोर्सेज समझ रहे हो, जो सरकारी प्रॉपर्टी अपन समझते हैं, जो पार्क है या कोई भी है, जो रेलवेज है, अपना गवर्नमेंट की बस है, एजुकेशन है, अपनी हेल्थ हॉस्पिटल्स हैं, वो सब इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि उससे सब सेक्शन सोसाइटी के बेनिफिट हो। तभी तो आपने देखा होगा स्टेट की कोई भी प्रॉपर्टी क्या होती है, उस पर क्या होता है, एक्सेस किसको होता है, यूनिवर्सल होता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी ना होता है एक्सेस के लिए, तो फिजिकल रिसोर्सेज। और दूसरा क्या है कि हमारी इकोनॉमी को ऐसे मैनेज किया जाए कि कोई भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड प्रोडक्ट्स नहीं हो, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। जैसे अभी हम पढ़ते हैं ना कि 1% के पास जो हमारे लगभग 57% वेल्थ है, तो हमारा आर्टिकल 39C क्या कहता है कि हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए हमारी इकोनॉमी में जिससे कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, ना सेंट्रलाइजेशन हो कि कुछ 2-5 लोग कंट्रोल कर रहे हैं, और ना ही तो वेल्थ का हो ना ही प्रोडक्ट्स का। मान ले कि भाई डिओपोली हो गया, जैसे कि एयरटेल और जियो ही है, मेनली ये दो ही है ना जो कि आजकल इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि अपने मनमाने तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसलिए आर्टिकल 39C कहता है कि हमारी इकोनॉमी को ऐसे मैनेज किया जाए जिससे ना तो सेंट्रलाइजेशन हो कि कुछ ही लोग कंट्रोल करें, ना तो वेल्थ का हो ना ही प्रोडक्ट्स का हो। फिर हमारा 39 एक की तरह क्या है, 39D, मैन और मेल और फीमेल दोनों को क्या मिलनी चाहिए, बराबर काम, समान काम कर रहे हो तो समान वेज मिलना चाहिए। मतलब अगर जॉब तुम्हारा बराबर है तो तुम्हारी सैलरी भी बराबर होगी। ये किस में है, 39D में। फिर 39E क्या कहता है, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज। तो ये क्या है, हमारा जैसे आर्टिकल 23 क्या था, फोर्स्ड लेबर के अगेंस्ट था, ऐसे ही उसी का एक प्रोविजन क्या है कि हमारा जो 39
ई है वो कहता है कि हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, वो हमें उसका ध्यान रखना है, और चिल्ड्रन का ध्यान रखना है कि उनका कोई फोर्सिबल अब्यूज ना हो। 39F क्या है? अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसके लिए हमारी देखो कितनी ज़्यादा स्कीम्स होती हैं बच्चों के लिए, हमारी अलग अलग स्कीम्स आती हैं, जैसे उनके एजुकेशन के लिए अलग से स्कीम है, हेल्थ के लिए अलग अलग स्कीम्स आती हैं बच्चों की, तो इसलिए है जिससे कि उनको डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा अवसर मिल सके। इसके बाद हमारा 39A है, आर्टिकल 39A, जो हमने बाद में जोड़ा। किससे जोड़ा था? तो ये जोड़ा था हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। कब? 1976 में। इमरजेंसी अपना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सबसे ज्यादा चीजें किसमें जुड़ी थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ी थी। क्या कहता है ये? प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड, तभी तो हमारे जैसे केस होता है, किसी के पास अगर वकील नहीं है तो हमारे सरकारी वकील की नियुक्ति होती है ना, कि सरकारी वकील मिल जाएगा अगर आपके पास केस नहीं है तो। ये नहीं कह रहा कि आप, हमारे जो स्टैंडर्ड है वो कैसा है सरकारी वकीलों का, पर अगर आपके पास वकील नहीं है और आप कर नहीं सकते तो आपको क्या मिलती है? फ्री लीगल एड की व्यवस्था है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। उसके बाद आर्टिकल 40 क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 40 हमारा ध्यान रखें, ऐसे होता है ना 40-40 कोस तक के जो गांव हैं तो उनमें मतलब ध्यान रखा जाएगा, तो ध्यान रखना 40 कोस गांव में, कोस और ऐसे बात करते ना, तो कि ये विलेज पंचायत है ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा देखो, ये इसकी वजह से हमारे क्या 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कौन है? यही तो है जिसकी वजह से सारे हमारे कितने प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद पंचायत को कितने राइट्स दिए गए हैं? 29। हमने पढ़ा था ना, आर्टिकल भी पढ़े थे हमने, 243 के अंदर मेंशन्ड है। आर्टिकल 243 से डील करता है पंचायत से, तो हमने पंचायत का पूरा डिटेल में अभी हमारे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। आर्टिकल 40 ने तो इंस्पायर किया हमें। इसमें क्या था? स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, एंडो देम विद सच पावर्स। तो कितनी पावर? 29 हमने मेंशन कर दी। अथॉरिटी एज में बी नेसेसरी टू एनेबल देम एज फंक्शंस ऑफ यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो हमने इसको पावर्स दे दी काफ़ी फाइनेंशियल, और जो हमारे ट्राइबल एरियाज है उसमें तो हमने और भी ज़्यादा पावर्स दे रखी हैं, जिससे कि वो यूनिट्स फंक्शन कर सके एज सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 41 क्या है? राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। क्या है इसके अंदर? मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। इसके लिए हमारा सबसे, ये किसके लिए हमारा इंस्पिरेशन रहा है? हमारा MJ नरेगा एक्ट था, अब जी राम जी हो गया, जो हमारा नया होगा ना, जी राम जी नया एक्ट आया अभी, वो किससे है? राइट टू वर्क की तो है उसमें। किसको? कितने दिनों का हो गया अब राइट टू वर्क? नरेगा में कितना दिन का था? पहले 100 का था, अब कितने का हो गया? 125 का हो गया, जो नया एक्ट आया हमारा जी राम जी उसमें। और हमारा एजुकेशन के लिए क्या है? हम आगे आर्टिकल 45 भी देखेंगे। हमारा राइट टू एजुकेशन आ गया ना, हमारा आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन हो गया हमारे 6 से 14 साल के बच्चों को। पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ, और हमारे सिकनेस और इन सब के लिए क्या है भाई? पब्लिक असिस्टेंट कैसे कैसे है? हमारे पेंशन का प्रोविजन है, ओल्ड एज पेंशन है हमारे। सिकनेस या डिसेबलमेंट के लिए क्या है हमारा पॉलिसी आई है? कौन सी? हमारी आयुष्मान भारत योजना, हमारी आयुष्मान भारत योजना। तो हमारी ये क्या कर रहे हैं? ये हमारी जो स्कीम्स ला रही है सरकार, उनको इन्फ्लुएंस ही तो कर रहे हैं, इसीलिए तो ये गाइड हैं, फिलोसफर हैं कि कैसे हमारे स्टेट को कहाँ बढ़ना है। तो ये एज ए गाइड का काम करते हैं हमारे स्टेट के लिए जब नई पॉलिसी लेके आते हैं। आर्टिकल 42 क्या है? जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो इसको कैसे याद कर, मतलब भाई एक तो काम की बढ़िया व्यवस्था हो, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन तो जब ही होगी ना, माना तो जब क्या हो रहा है भाई, अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है तो उसको छुट्टी मिलती है, कितने महीने की मिलती है? 6 मंथ्स। तो और 4 + 2 क्या है? 6।
तो मैटरनिटी किस में, 42 में, जिनका जोड़ क्या होता है 6। ऐसे याद करने की कोशिश करना। जस्ट और ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क और मैटरनिटी कैसे एक साथ है भाई, जस्ट और ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क है वो तभी तो है जब आपको छुट्टी मिल सके, और आपको प्रेग्नेंट औरत को या किसी को भी छुट्टी मिल जाए, या फिर वो काम की कंडीशंस उसकी अच्छी हों। अब हम एक एक करके एक बार जितने हो गए उनको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था 36 में किसकी डेफिनेशन थी, स्टेट की थी। 37 क्या मेंशन करता था कि भाई ये कैसे कैसे लागू होंगे, नॉन एनफोर्सिएबल हैं। तो 36 और 37 तो इन्हीं चीजों से रिलेटेड थे। एक्चुअल हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, आर्टिकल 38 से। तो 38 किस चीज की बात करता है हमारा, कि स्टेट को सिक्योर क्या करना है, सोशल ऑर्डर। कि सोशल ऑर्डर सिक्योर करना है जिससे कि क्या हो सके, वेलफेयर इंश्योर कर सके लोगों का। फिर उसके बाद आर्टिकल 39 में क्या थे, आर्टिकल 39 में थे कुछ प्रिंसिपल्स जो स्टेट को फॉलो करने। यही तो थे, कहां से थे, एस से लेके एफ तक आर्टिकल थे। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, सबसे इंपॉर्टेंट कौन से थे, कि भाई सबसे पहले तो था इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, किसमें था, एम्प्लॉयमेंट मेल और फीमेल को। ये तो क्या था, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। किसमें था, एम्प्लॉयमेंट में, किसको, मेल एंड फीमेल। जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो है 39B। 39B में क्या है कि फिजिकल जो रिसोर्सेस हैं, किसके, फिजिकल रिसोर्सेस जो हमारे स्टेट के, वो इस हिसाब से क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो कि सब सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी कैन बी बेनिफिटेड, उससे बेनिफिट हो उसके। 39C क्या था, ये था कि हमारे इकोनॉमी का ऐसे मैनेजमेंट हो कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ या सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ या फिर और प्रोडक्ट कोई सा भी ना हो सके। उसके बाद क्या था 39A, जो हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा था इसको। क्या था ये, प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, आर्टिकल 40 कोस तक, किसकी, गब्बर सिंह कहता था ना 40 कोस तक। तो वैसे 40 कोस तक क्या है, हमारे गांव है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, या जैसे ऐसे फिक्स नंबर है ना वो याद कर लो। जैसे कि 40 में क्या है, इससे क्या होगा कि आपको जैसे अगर एग्जाम में डाउट हो जाए तो अगर आपके 5-7 याद है तो वो आपको एलिमिनेट करने में हेल्प कर देंगे। जैसे आपको आर्टिकल 40 याद कर लो, पहला आर्टिकल याद कर लो, 38 से शुरुआत है, पहले में ये है, फिर आर्टिकल 40, 45, 50 ऐसे करके फिक्स कर लो। उसके अलावा एक दो बीच के और याद कर लो जिसमें कि आपका कोई ट्रिक हो जाए या कुछ भी हो जाए जिससे को एक दो याद रहे बीच के, जिससे एग्जाम में क्या होगा, पूछेगा कि आपसे ये आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है, तो आप सीधा टिक कर सको उस चीज को। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, आर्टिकल 41, ये किस चीज से रिलेटेड था, राइट टू वर्क, एजुकेशन वगैरह और पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल 42, किस चीज से रिलेटेड था, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क। अब इसमें देखो क्या क्या, इसमें अपन ने 42 को कैसे याद किया था, प्लस मैटरनिटी रिलीफ है ये। तो इसमें हमने क्या देखा था, हम कैसे याद, 4+2 कितने महीने की छुट्टी मिलती है, 6 मंथ्स की मैटरनिटी पे। तो हमने कैसे 38 से तो अपनी शुरुआत है, तो सोशल ऑर्डर इंश्योर करना है। 39 हमारे वैसे याद रहेगा सबसे ज्यादा वो है प्रोविजंस है, और क्या क्या हमारे स्टेट को क्या क्या फॉलो करना है वो सब चीजें रिलेटेड है।
अगर कहीं इक्वालिटी की बात आ जाए रिसोर्सेज को, सब क्या 39 कवर करता है। फिर 40 हमें याद करना है कैसे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से। तो 40 क्योंकि हमने कहा बीच बीच के नंबर याद रखो। उसके बाद 42 के लिए हमारे पास याद होगी कि भाई मैटरनिटी से हम याद कर लेंगे 6 महीने की छुट्टी मिलती है, 4 + 2। एक एक करके हम आगे और देखते हैं आर्टिकल 43। फिर आर्टिकल 43 किससे रिलेटेड है, लिविंग वेज फॉर एटसेट्रा फॉर वर्कर्स, कि वर्कर्स के लिए क्या क्या इंश्योर करना है, लिविंग वेज। इसके लिए हमने कौन सा हमारा कानून भी आया, मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट जभी तो इंश्योर होगा जब हमारे मिनिमम वेज हम फिक्स करेंगे, तभी तो लिविंग वेज जिसको बोलेंगे, जिससे कि हमारे इंश्योर हो। तो इस ये क्या इंस्पायर कर रहा है पॉलिसी, हमने कहा था ना पॉलिसी को इंस्पायर कर रहे हैं। तो हमने जब आर्टिकल 43 लिखा टू सिक्योर लिविंग वेज, इसकी वजह से हम लाए मिनिमम वेजेस एक्ट। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशियो कल्चरल अपॉर्चुनिटी। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसे इंश्योर कर सकते हैं, तो उसको एजुकेशन इंश्योर करें, हेल्थ इंश्योर करें, पब्लिक फूड इंश्योर करें। इसके लिए हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटीज एक्ट या जो भी सारे 2013 में आया था, जो सारे हमारे प्रोविजंस आए थे वो किस चीज़ के लिए थे, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशियो एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। इसके लिए हमने क्या था हमारा, ये किस में भी है, जैसे हमारा आर्टिकल 29, 30 है ना, कल्चरल 29 और 30 वो हमारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स की उनकी बात करते हैं, उनका डिस्टिंक्ट कल्चर है। तो ऐसे हमारे सोशियो कल्चरल अपॉर्चुनिटीज वर्कर्स को मिलनी चाहिए। फिर इसके बाद हमारा अमेंडमेंट ऑफ 42 उससे हमने क्या जोड़ा, 43A, स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब जो इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट है उसमें हमारे क्या, उस टाइम हम क्या थे, 42 के टाइम हम किससे सबसे ज्यादा इंस्पायर थे, भैया कब आ रहा है 1976 में। उस टाइम 1971 में हमारा इंडिया रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी। तो हमारे इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा कौन हमारा लाइथर किससे इंस्पायर थी, रशिया से। तभी तो हमारे 42 में फंडामेंटल ड्यूटीज भी आई थी। तो इसलिए क्या है, और जो कम्युनिज्म का पहला वो क्या है कि जो वर्कर हैं वही क्या होने चाहिए, मालिक होने चाहिए। यही तो है ना कम्युनिज्म का मेन बेसिक फीचर क्या है, कि जो प्रोलेटेरिएट है उसको रिवॉल्यूशन करके हटाना कैपिटलिस्ट को। मतलब जो हमारे वर्कर्स हैं उन वही ओनर्स हों। तो इसलिए क्या आया, वर्कर्स को किस में शामिल किया जाए, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में, जिससे कि वो अपने हक इंश्योर कर सकें। 43 भी क्या है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। किससे ऐड किया गया, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इसी से ये क्या बना, फंडामेंटल राइट में भी ऐड किया गया था हमारा। साथ साथ पार्ट 9B, ये सब 43 भी जो हमारा बना 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, प्रमोशन ऑफ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो तो इसमें जोड़ा गया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम बना सकते हैं, वो 1901 में जोड़ा गया था ना, वो 1901 में जोड़ा गया। इसके साथ साथ पार्ट 9 भी जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। उसके बाद है आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड, 4 और 4 ऐसे याद रखना, 4 यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें, 44, 4 और 4 दोनों बराबर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है सिविल कोड। सिविल कोड मतलब जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो होता है सीआर क्रिमिनल कोड, एक होता है सिविल कोड की जो सिविल अफेयर्स है, जैसे हमारी मैरिज, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ये सब जो हैं हमारे, ये किससे, तो ये क्या अभी किससे होते हैं, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, पारसी पर्सनल लॉ, अलग अलग लॉ हैं जिनसे कि ये गवर्न होते हैं। तो हमारा आर्टिकल 44 सरकार से क्या कहता है, क्या गाइड करता है कि सबके लिए क्या हो, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, जो कि सब धर्म समान रूप से जो सिविल है। अभी हमारा हिंदू अलग तरीके से ट्रीट होते हैं, मुस्लिम अलग तरीके से, क्रिश्चियन अलग, पारसी अलग, उसकी बजाय क्या हो, एक हो यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उत्तराखंड हमारा पहला स्टेट बना है। अगर ये जैसे जीके में क्वेश्चन भी बनता है करंट के हिसाब से, फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट यूसीसी इन फरवरी 2024। तो आपका देखो करंट पीछे तक आ जाता है, ऐसे नहीं उसी टाइम है। तो ये अगर पूछ लिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना, उत्तराखंड। यूनिफॉर्म कैसे याद रहेगा, 4 और 4 से। उसके साथ साथ हमारा कौन सा स्टेट था जिसमें ऑलरेडी उसके इंडिपेंडेंस के टाइम से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लग रहा था, तो गोवा, ध्यान रखना है। अब 40 के बाद हम कैसे, 45 प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स।
ये क्या अमेंड किया, पहले क्या था इसमें, ये था 6 to 14 ईयर्स के लिए था, लेकिन ये किस में ऐड कर दिया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, आर्टिकल 21A बन गया हमारा, क्या, राइट टू एजुकेशन। तो फिर सोचे 45 में क्या करें, तो 45 में क्या ऐड कर दिया गया कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है, जो बच्चों का एज अप टू 6 ईयर्स, उनके लिए क्या है प्रोविजन, वो अब हमारा बन गया DPSP। तो आर्टिकल 45 में क्या है, बिलो 6 ईयर्स, आर्टिकल 21A में क्या है, 6 to 14 के लिए है 21A, और बिलो 6 के लिए आर्टिकल 45। ठीक है, 45 ध्यान रखना है। आर्टिकल 46 में क्या है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं भाई, ये देख लें, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन सब से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 46 कैसे याद रहेगा, शेड्यूल ट्राइब के प्रोविजंस कौन कौन से शेड्यूल में थे, अगर हम ध्यान करें तो किस में थे, शेड्यूल 5 and 6 हमने पढ़ा था। हमने इसको कैसे याद किया था, 56 इंच की छाती, 56 की किसकी, हमारे ट्राइबल्स जो भाई हैं, जो जंगल में रहते हैं इतनी मुश्किल जगह में, उनकी असली 56 इंच की छाती। लेकिन यहाँ पे तो हमारा आर्टिकल कितने 1 तक है, सिर्फ 51 तक ही है, तो 56 हो नहीं सकता। तो उसके नीचे कौन सा है, 10, तो -10 करेंगे तो क्या आता है, 46। तो 46 में क्या है, 46 में प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, उसमें सिर्फ शेड्यूल ट्राइब था, इसमें क्या है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर वीकर सेक्शन सब हैं, उनकी कैसे हेल्प की जाए, उनके जो इंटरेस्ट है वो कैसे इंश्योर किए जा सकते हैं। क्या है, इकोनॉमिक असिस्टेंस, हमारे अलग अलग स्कॉलरशिप स्कीम चलती है ना, हमारे SC ST और बाकी जो वीकर स्टूडेंट्स हैं, इनकम बेसिस पे चलती है हमारी, कॉलेज में जाओगे आप तो उस टाइम, और अभी हमारे जैसे अलग अलग स्टेट में उनके लिए स्कॉलरशिप अलग अलग और भी चलती है, तो वो क्या चलती है, अदर वीकर सेक्शंस, उनको इकोनॉमिक असिस्टेंट बच्चों को, मेरिटोरियस बच्चों को दिया जाता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ये इंश्योर किया जाना कि कोई भी प्रकार का कोई एक्सप्लॉयटेशन उनका ना हो। आर्टिकल 47 क्या कहता है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। 47 में क्या है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, तो हमारा गाना है क्या, 47 वेट कुड़ी दा, है ना। तो अगर कुड़ी का वेट 47 होगा, इसका मतलब क्या है, वो माल नरिश्ड है, तो उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन लेवल उसके बढ़ाओ, वेट बढ़ाओ। 47 बहुत, 47 बहुत कम वेट है कुड़ी का वेट, तो उसको क्या दो, और न्यूट्रिशन दो। तो याद रखना से आर्टिकल 47 वेट कुड़ी दा किससे रिलेटेड है भाई, इतनी दुबली पतली है, मतलब न्यूट्रिशन तो कम है उसमें, तो इसलिए ऐसे याद रखना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ाना है उसका, भाई न्यूट्रिशन नहीं मिल रही कुड़ी को, 47 वेट रह गया तो उसके बीमारियां बहुत ज़्यादा होंगी, तो उसके बीमारियों का इलाज कराओ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ, टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। इसके लिए हमारे अलग अलग है, देखो मिशन क्या चल रहे हैं, सरकार कैसे इंस्पायर किया इसने, हमारा मिशन पोषण है सरकार का, है ना। हमारे जो फिर आंगनवाड़ी केंद्र खोल रखे हैं, और हमारे मिड डे मील स्कीम है, ये सब किस लिए है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए, और लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के लिए क्या है हमारा मिशन इंद्रधनुष और आयुष्मान भारत, हमारे अलग अलग सरकारी हॉस्पिटल खोल रखे हैं, PHC CHC, ये सब किस लिए हैं, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो हमारा 47 ये देख रहे हैं कैसे गाइड करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ये क्या है, गांधी जी हमारे बात करते थे तो उनकी बात रखनी है कि हमारे पास दारू नहीं पीनी, ड्रग्स नहीं करनी। भाई 47 वेट की कुड़ी तभी मिलेगी जब दारू नहीं पियोगे और ड्रग्स नहीं करोगे, तो याद रखना इसी के साथ है 47 में ही, ठीक है। आर्टिकल 48 क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब ये हमारे 48 किससे रिलेटेड है, तो हमारे ये है एग्रीकल्चर से और एनिमल हस्बेंड्री से, कि भाई 4 दूनी 8, तो हमारा एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ये दोनों जब हमारे किसानों के पास होंगे, दोनों काम एक साथ, तभी हमारा किसान थोड़ा सा जीने लायक और अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। इसके लिए क्या है, हम मॉडर्न एंड साइंटिफिक टेक्निक शुड बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, जैसे कि नए नए हमारे साइंटिफिक टेक्निक का मतलब क्या है, जैसे हमारे भाई पहले किससे, उसे ऊँट से जोतते थे या बैल से जोतते थे, फिर हमारे ट्रैक्टर आए, तो इन सब के लिए क्या हमें सरकार ने सब्सिडियाँ दी, फिर हमारे अलग अलग भाई
वैरायटी के हमारे बीज आए, जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह आया था ना, तो वो सब इसीलिए था जिससे कि इंश्योर कर सके कि एग्रीकल्चर, साथ साथ हमारे वाइट रेवोल्यूशन आया तो एनिमल हस्बेंड्री को कैसे हेल्प किया जा सकता है। प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग द ब्रीड्स, जो हमारे देसी ब्रीड्स हैं या फिर जो हमारे मुर्रार जो अलग अलग नस्ल की भैंस है, तो उनकी कैसे हम ब्रीड को इम्प्रूव कर सकें, साथ ही साथ हमारे जैसे देसी गाय वगैरह हैं उनको प्रिजर्व भी करना है, वरना यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी तो हमेशा खराब रहता है। प्रोहिबिटिंग ऑफ स्लॉटर ऑफ काउस एंड अदर मिल्स एंड ड्रॉट कैटल, तो इसमें क्या है, जो हमारे गाय हमारी माता है, तो हमारा जो फिर जो बात होती है ना कि बैन करो गाय का वध करना, तो वो कौन हमें गाइड करता है, हमारा स्टेट क्यों एक्शन ले सकता है, क्यों ये लो ला सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है काउ स्लॉटर, क्योंकि आर्टिकल 48 उसको गाइड करता है हमारे स्टेट को। 48A क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी किससे आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। क्योंकि इंदिरा गांधी, याद रखना ऐसी कोई भी चीज आ जाए तो, क्योंकि इंदिरा गांधी को बहुत ज्यादा प्यार था, प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह सब इंदिरा गांधी के टाइम पे आए थे, तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट वगैरह ये सब किसने के टाइम पे आए थे, 48A इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था। आर्टिकल 49 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये क्या है, ये देखो, ये सिर्फ स्टेट के लिए नहीं है, ये अपने लिए भी है भाई। हम भी तो सबसे ज्यादा स्पॉइल करते हैं, जो हमारे, आपने देखा होगा आजकल आप जाते हो पुराने किले हैं, मॉन्यूमेंट्स, वहाँ सबसे ज्यादा सारे कोने गंदे हो रखे हैं, कोई अपना नाम लिख देता है कि दिस लव्स दिस, जैसे वो पैम्पलेट हो भाई, हाँ हम भी सारे साझा ही हैं, हम किला नहीं बनवा सकते तो क्या इस किले पर अपना नाम लिख जाते हैं, हमारा प्यार अमर रहेगा। तो ये सब नहीं करना, कोई डिसफिगरमेंट नहीं करना, डिस्ट्रक्शन नहीं करना, रिमूवल, डिस्पोजल और एक्सपोर्ट, कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ है उसको स्पॉइल नहीं करना, मॉन्यूमेंट्स हमारे प्लेसेस हैं, कोई भी चीज़ को हमारे को डिस्टर्ब नहीं करना। हमारे सबसे ज़्यादा जो पुराने किले हैं और उनके पास है, जो टूरिज्म को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, वो यही तो चीज़ है कि उनको हम प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सिर्फ सरकार ही नहीं है जो मेंटेनेंस में हेल्प कर सकती, कॉमन लोग भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबके पास होनी चाहिए। 50 में क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये है कि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना इसमें लेजिस्लेचर मेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो किसकी बात करता है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, 3 विंग्स है हमारी गवर्नमेंट की, और तीनों क्या है, सेपरेशन की बात करता है तीनों की। पर सेपरेशन क्या नहीं है, एयर टाइट नहीं है हमारे सेपरेशन, तीनों एक दूसरे से मर्ज करती रहती हैं। जैसे हमारा प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव भी है और प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी वो करता है इशू, तो वो किसका काम भी कर दिया उसने, पार्लियामेंट का भी मेंबर हो गया। तो ऐसे हमारे तीनों वो करते हैं कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी करते हैं। तो वाटर टाइट नहीं सेपरेशन, पर सेपरेशन की बात करता है। लेजिस्लेचर के साथ जो सेपरेशन हो, अलग अलग आर्टिकल्स हैं जो हमारे प्रिविलेज से रिलेटेड और उन सबसे वो इंश्योर करते हैं। पर आर्टिकल जब 50 आएगा तो सिर्फ किसकी बात करता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। उसके बाद भाई सबसे लास्ट 51, तो क्या होगा, हमने क्या बात की थी, स्टार्ट शुरुआत में क्या होती है, 36 क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो 50 तक सिर्फ हमने यहाँ की बात करी। अब लास्ट में क्या बात करेंगे, स्टेट से दूर। 51 ध्यान रखना, पूरे 50 तक हमने पूरे देश का ध्यान रखना। अब लास्ट में तो इंटरनेशनल भी बात कर लेना। तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये हमारा, हम बात भी करते हैं हमारे क्योंकि हम गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। गांधी जी पीस और सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों की बात करते थे। हमारे आज़ादी के बाद जो हमारे डिसीजंस रहे उसमें भी हमने हर जगह सेफ्टी और सिक्योरिटी को प्रमोट करने की ही बात करें। तो प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ना तो हम किसी में इंटरफेयर करें, ना कोई और किसी में इंटरफेयर करे, और सबके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हो। फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस इन द डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर। हम तो भाई पाकिस्तान के साथ भी हमने तो इतने साल तक सिर्फ इसलिए हमारी जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको होल्ड किया क्योंकि हम ये मानते थे कि अगर हमने साइन करा तो हम उसको, अब तक जब पाकिस्तान के इतने हमारे साथ तो अनफेयर थी तो भी हम उसको मेंटेन कर रहे थे, क्योंकि अब जब सर से ऊपर ही पानी निकल गया तो फिर बात ही अलग हो जाती। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाई आर्बिट्रेशन। ठीक है दोस्तों, एक बार हमने 42 तक तो क्या कर लिया था रिवाइज, एक बार अब हम देख लेते हैं। 43 में क्या थी, लिविंग वेज की बात की थी, लिविंग वेज की बात की। 44 में हमने क्या कहा था, 4 और 4 यूनिफॉर्म।
तो क्या थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात थी। 45 हमने याद किया था जैसे 40 में पंचायत, ऐसे 40 45 ऐसे याद कर लेना। तो 45 में क्या था, वैसे भी याद रहेगा। 45 में पहले क्या था, एजुकेशन की बात की थी हमारा। 45 में किसकी, प्रमोशन ऑफ, अब क्या है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है किसकी, 6 ईयर्स तक की। पहले क्या थी, 6 से 14 तक थी, जो अब किस में चला गया, आर्टिकल 21A में चला गया। उसके बाद हमारा क्या है, आर्टिकल 46, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड एंड माइनॉरिटी। तो क्या है, 46 हमने याद क्या था, 56 - 10 इक्वल टू 46। 56 क्या थे, हमने याद कर रखा है 56 इंच का सीना, मतलब शेड्यूल 6, 5 और 6 किससे थे, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड। पर ये -10 क्यों है, इसमें शेड्यूल कास्ट, क्योंकि 56 तो आ नहीं सकते और डीपीएसपी बाहर हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शन है, सबके वेलफेयर की बात किसमें कर रखी है हमने, 46 में। 47 में क्या है, 47 वेट कुड़ी था, तो हमने क्या बात की थी 47 में, न्यूट्रिशन। साथ ही साथ क्या बात की थी कि भाई अगर तुमने इंटॉक्सिकेशन या ड्रग्स करोगे तो क्या होगा, 47 कुड़ी वेट वाली तो नहीं मिलेगी। तो इंटॉक्सिकेंट और ड्रग्स वगैरह उन सबको छोड़ने के बाद भी हम किस में करते हैं, 47 में। फिर 48 क्या है हमारा, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। हमारे किसान भाई जब भी सही हो सकते हैं जब एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों एक साथ काम करें। 4 2 जा 8, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। 49 क्या था भाई, हमारे जो अलग अलग मोन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, मोन्यूमेंट्स, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि जो हमारी जो हरकतें गलत करते हैं, जो हमारे गंदे करते हैं, उन सबको रोकना है। किस में था, 49 में था। फिर 50 क्या था, हमने क्या कहा था, सेपरेशन ऑफ पावर। किसके बीच में, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। कौन नहीं है इसमें, लेजिस्लेचर नहीं। और हमने क्या कहा था, 50 तक किसकी बात हो रही, देश की। 51 में क्या चलेंगे, थोड़ा सा इंटरनेशनल, लास्ट में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की थी। अब हमने एक साथ अमेंडमेंट्स तो हमने देख लिए थे कि ज़्यादातर किस में थे, 42nd में थे। उसके अलावा जो थे वो हमने 42nd क्या थे, 39F, 39A, 43A, 48A, जो हम देख चुके हैं। ये सारे अमेंडमेंट हम साथ के साथ ही देख चुके हैं ये। अब हम देखते हैं फेमस केसेस। तो ये केस क्यों हो रहे थे, क्या था कि अब हमारे पार्ट 3 और पार्ट 4 फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जब एक दूसरे को इंप्लीमेंट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, ये एक दूसरे से क्लैश कर रहे थे। तो हमारी सरकार ने कई बार क्या चाहा कि डीपीएसपी इंप्लीमेंट करने चाहिए फंडामेंटल राइट्स से ऊपर। इसके लिए फिर क्या हुआ, लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। तो चंपकाम दोराई रंजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, सबसे पहला 1951 में केस हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि डीपीएसपी ओवरराइड नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स को, और ये उनके सब्सिडरी ही रहने चाहिए। तो फिर सरकार ने क्या कहा, इसके एवज में सरकार लाई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे कि इस जो चंपक राम दोराई रंजन केस है इसके जो प्रोविजंस हैं उसको चैलेंज करने के लिए। फिर ये चलता रहा, अलग अलग केस आए, हमारा केरला का केस आया, अलग अलग केस थे, उनके अंदर शंकरी प्रसाद वगैरह अलग अलग केस रहे। फाइनली क्या हुआ, उनमें कभी दे रहे हैं नहीं दे रहे, बीच में अलग अलग बात चलती रही। जो बड़ा जजमेंट है वो किसमें है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या कह दिया, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ड्रास्टिक डिसीजन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया फंडामेंटल राइट्स तो आप अमेंड ही नहीं कर सकते, पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं है फंडामेंटल राइट्स को तो अमेंड करने की। अगर जब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड ही नहीं कर सकते तो आप डीपीएसपी भी नहीं लगा सकते जो कि उसको ले जा सकें। तो फंडामेंटल राइट्स तो बिल्कुल ही कोर बन गया। फिर इसके लिए हमारा जो आया तो आया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये सिर्फ क्या कर सकते थे गोलकनाथ केस में कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास पावर थी फंडामेंटल राइट्स को ले जाने की। तो फिर हमने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या किया कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। क्या कहा था कि ये पार्लियामेंट के अंदर जो लॉ है उस लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएगा अगर आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट होता है। तो पढ़ा था ना हमने, जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे। और तो इससे क्या दी थी, पावर मिली थी कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती थी, तो इसको ले जा सकती थी कि तो लगा कि कोई भी हटा सकती है। फिर केशवानंद भारती जजमेंट केस में क्या जजमेंट आया था कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर का बैकलॉग लगाया था कि बेसिक स्ट्रक्चर से। फिर क्या हुआ था 1976 में क्या आया था भाई, अपना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आया था। उसने क्या कर दिया था कि जो 1976 में जब हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया
उसने क्या कर दिया कि जो डीपीएसपी है ना, उनको कह दिया कि ये ओवरराइड करेंगे अगर डीपीएसपी हमारे को इम्प्लीमेंट करने हैं तो आर्टिकल 14, 19 और 31 इनको ओवरराइड कर सकते हैं। जब हम डीपीएसपी इम्प्लीमेंट करें तो इन तीनों 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से राइट टू जो प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31 ये तो हट ही गया, तो क्या बचा 14 और 19। तो इसको रीअफर्म किस में किया था? मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में। रीअफर्म द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ये लाए थे बैलेंस ऑफ बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। क्या स्टेट किया था कि वन कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाई सबोटाजिंग द अदर। लेकिन इसमें साथ साथ क्या कहा था कि अब हमारा जो फाइनली जो बच गया वो क्या है कि आर्टिकल 39B और C, 39B और C किस चीज से रिलेटेड है? सेंट्रलाइजेशन नहीं हो सके, अपने जो वेल्थ है उसका सेंट्रलाइजेशन नहीं हो सके। एक तो 39 किस चीज से रिलेटेड है कि भाई 39B है कि हमारे जो फिजिकल रिसोर्सेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट इस हिसाब से हों कि वो किसी भी सेक्शन या सोसाइटी सबको बेनिफिट करें, किसी एक के पास नहीं जा सकें। और 39C क्या है कि हमारे इकोनॉमी का मैनेजमेंट किस हिसाब से हो कि सेंट्रलाइजेशन है उसको रोक सकें वेल्थ का, प्रोडक्ट का, और सबको मिल सकें। तो अभी यही है क्या है 39B और C को जब इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 है, इनसे इनको प्रेसिडेंस मिल सकती है। धन्यवाद दोस्तों। आप इसमें क्या करना है कि अगर आपके सारे आर्टिकल याद नहीं रहे तो हमने जो 8-10 आर्टिकल की आपको ट्रिक बताई है वो याद रख लेना, जिससे कि आपको अगर 10-12 याद रहेंगे तो 1-2 याद नहीं भी है तो उससे आप गैस कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। क्या हम पढ़ चुके हैं? पार्ट 3 में क्या थे? फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 में थे डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और पार्ट अब क्या है 4A, उसमें क्या है आर्टिकल 51A, उसमें जोड़ी हुई है हमने फंडामेंटल ड्यूटीज। हमने पढ़ा था जब पार्ट्स पढ़े थे तो हमने 4 नए जोड़े थे, 4A, 14A, 9A और 9B। तो पार्ट 4A क्या था? बाद में जोड़ा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। फिर क्या हुआ? हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए थे हम 1976 में, जो हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं जिसको हम। तो इसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा था। तो किसकी रिकमेंडेशन पे जोड़ा था? अगर आ जाए तो ये जोड़ा था हमने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पे जोड़ा था। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी? 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की थी। 8 फंडामेंटल ड्यूटीज उन्होंने रिकमेंड की थी। उसमें से हमने अभी लेकिन हमने जोड़ी कितनी थी लास्ट में? 10। लेकिन इन 8 में से हमने कितनी ली? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो रिकमेंड की थी उसमें से 5 ही ली थी। बाकी 3 उनकी रिकमेंडेशन ही ऐसी थी कि जैसे नॉन कंप्लायंस पे पेनल्टी, कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा हो तो उस पर पेनल्टी लगाई जाए। तब ये कोई मान सकता है? ड्यूटी टू पे टैक्सेस, पेइंग टैक्सेस को ड्यूटी, पे टैक्सेस भी एक ड्यूटी बनाई थी उन्होंने। और इनका ये था कि एक जो हम इंपोज कर रहे हैं ये पेनल्टी, ये इसके लिए जो लॉ बना है इसको कोर्ट ऑफ लॉ में जाके आप वो नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये तो फिर सरकार को पता था कि जाके सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला जाएगा और ये पूरी की पूरी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इन पे ही वो आएगी दिक्कत। तो सरकार ने 3 नहीं माननी थी। लेकिन फाइनली कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की सरकार ने? कुछ नहीं करके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज फाइनली ऐड की थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। कहाँ से इंस्पायर्ड थी? तो आप याद रखो 1971 में हमारा क्या हुआ था? वार हुआ था। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो उस टाइम भी हमारा सबसे मित्र देश कौन था? रसिया। तो उस टाइम हमारे सबसे अच्छे रिलेशन थे रसिया के साथ। तो हमारे लीडर्स रसिया से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। तो इसीलिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहाँ से इंस्पायर्ड थी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रसिया। तो उस टाइम यूएसएसआर था। फिर हमारे उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू एजुकेशन के साथ साथ हमारे क्या जोड़ा गया? 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई। तो 2002 में हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या फॉरेनर और इंडियन दोनों के लिए? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए। अगर ड्यूटी है तो सिर्फ अपने लोगों से हम उम्मीद करेंगे ना, फॉरेनर्स के लिए नहीं है ये। नॉन जस्टिसेबल। अब भाई ड्यूटी तो अपन कर रहे हैं, अपन थोड़ी ना एक अपनी कोई ड्यूटी के लिए अपन कोर्ट में चले गए कि हम मतलब कि हमारी ड्यूटी फुलफिल नहीं हुई। ड्यूटी तो अपनी है, तो कोर्ट में जाकर तो अपन इस पर कुछ मांग कर ही नहीं सकते। अब हम एक एक करके देखते हैं सारी फंडामेंटल ड्यूटीज को।
सबसे पहले आर्टिकल 51A में मेंशनड है, ये ABCDE करके के तक मेंशन है, हम देखते हैं। तो स्टार्ट होती है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ए क्या है, पहली क्या है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमें अबाइड करना है, रेस्पेक्ट करना है आइडियल और इंस्टीट्यूशंस जो हमारे बने हुए हैं, और नेशनल एंथम को। तो पहले सबसे ऊपर, इसको याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है, सबसे ऊपर हमारे लिए क्या है देश में, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे सुप्रीम क्या है देश में, सबसे सुप्रीम एक डेमोक्रेसी में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। और सबसे ज्यादा देशभक्ति की भावना किसको देख के आती है, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इनको देख के तो आती है। तो ए पहली को याद करने का क्या तरीका हो गया, ए सबसे पहले होगा कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। तो पहली ड्यूटी इन्हीं को फॉलो करना है। दूसरी क्या है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मतलब हमारे जो आइडियल्स थे फ्रीडम के, जैसे कि अहिंसा था, सेकुलरिज्म था, ब्रदरहुड था, इंटीग्रिटी, यूनिटी वगैरह थे, उन सब को जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को में जिन्होंने हेल्प की, उनको हमारे को रेस्पेक्ट करना, चेरिश करना है, उनको मेंटेन करना है। क्योंकि जब हमारा ये फ्लैग ब्लैग, नेशनल एंथम, कॉन्स्टिट्यूशन सब किसकी वजह से हुआ, जो हमारे आइडियल्स थे जिन्होंने में इंस्पायर किया था, किसके लिए, आज़ादी के लिए। तो दूसरे नंबर पे आता है ये। सी क्या है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। संप्रभुता मतलब अपना देश है उसकी आज़ादी हम बरकरार रखेंगे, सोवरेनिटी कि इंडिपेंडेंट रहे, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे कि कोई फॉरेन पावर है वो हमारे देश पे आके इन्फ्लुएंस करके हमारी आज़ादी ख़त्म कर सके। हम यूनिटी मेंटेन करेंगे, इंटीग्रिटी मेंटेन करेंगे हमारे देश की, कि एकता है, जो भाईचारा एकता है पूरी पूरी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी उसका इंश्योर करने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसको याद कैसे रखते हैं, रख सकते हैं, हमने कौन से 3 जोड़े थे, जब हमने हमारे प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े थे ना, क्या, सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो कितने वर्ड जोड़े थे, 3। इसमें भी इंटीग्रिटी किसमें है, तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी में। तो रिलेट कर सकते हैं, प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े थे, इसमें भी उसमें तीसरा वर्ड क्या था, इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी ड्यूटी में भी कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे। उसके बाद क्या है, डी, टू डिफेंड आवर कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस एंड कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मतलब अगर हमारे देश पे कोई मुसीबत आई तो हम डिफेंड करेंगे हमारी कंट्री को, और अगर ज़रूरत हुई तो हम हमारी नेशनल सर्विस के लिए हमें जिस भी कैपेसिटी से बुलाया जाएगा, अगर आप कभी सर्व किए हुए और आप आर्मी में सर्व कर सकते हो जैसे रिजर्व फोर्स के तौर पे या कैसे भी, तो हम जाएंगे। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है, डी फॉर डिफेंस। तो डिफेंस मतलब आप नेशनल सर्विस के लिए जा रहे हो तो डी फॉर डिफेंस याद रखना, तो डी से डिफेंस, ऐसे करके आपके दिमाग में मेमोराइज रहेगा। ई क्या है, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डायवर्टीज, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो सबसे पहले तो क्या, हमें भाईचारा, आपस में भाईचारा मेंटेन करना है देश में, किसी भी बेसिस पे, ना भाई धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है, ना लैंग्वेज के नाम पे कि भैया हमारे जैसे कि कह रहे हैं कि कन्नड़ा स्पीकिंग होना चाहिए, मराठी नॉन मराठी की लड़ाई हो रही है, या रीजनल कि कोई तमिल नॉन तमिल की लड़ाई हो रही है, कैसे भी करके ये सब जो सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ हैं इनको हमें कम करना है। और हमारे को जो वुमेन को कोई भी ऐसी प्रैक्टिस सब को हटाना है जो कि डेरोगेटरी हैं टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, की ऐसी कोई भी प्रैक्टिस जिससे कि औरत की जो सम्मान है उसको ठेस पहुँचे, उन सबको हटाना है। तो ये याद कैसे रह सकता है, जब 5 मतलब 5 भाई पांचों तबाई, कौन, पांडव, तो पांडवों का ब्रदरहुड था सबसे तगड़ा, तो ई 5 नंबर पे ये हो सकता है। और इसमें इसी के साथ क्या है, रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। 500 पांडव थे, उन्होंने जो महाभारत हुआ युद्ध किस लिए हुआ है, किस लिए हुआ है भाई, द्रौपदी की लाज बचाने के लिए, तो डेरोगेटरी प्रैक्टिस टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, भाई उसकी लाज थी उसी के लिए तो है। तो ये सब किस में है, 5 नंबर पे, 5 पांडव और द्रौपदी की बचानी है इज्जत, ठीक है। अब एफ करते हैं, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। मतलब जो हमारा कंपोजिट कल्चर है भाई, हिंदू मुस्लिम और अलग अलग रिलीजन, धर्म, लैंग्वेज, रेस, इन सब का जो एक कंपोजिट जो भारतीय हिंदुस्तानी जो कल्चर है
उसको हमें पूरा रेस्पेक्ट देना है और कोशिश करनी है उसको प्रिजर्व करने की। जैसे हमारे अलग अलग आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 हम पढ़ते हैं, लैंग्वेज को कंजर्व करने की, प्रिजर्व करने की बात करते हैं। ऐसे ही हमें कोशिश करनी है कि पूरा जो कंपोजिट कल्चर है इसको मेंटेन करें। तो एफ फॉर फैमिली, और एफ से ही अपन कंपोजिट कल्चर और इन सब की बात करते हैं। तो जो भाई रिच कल्चर है उसमें सबसे बड़ा पार्ट किसका? फैमिली का। सबसे बड़ा पार्ट फैमिली का है ना। तो एफ से फैमिली कल्चर, तो याद रखना, याद करने की ट्रिक है। एफ फॉर फैमिली, एफ से कल्चर वगैरह जो प्रिजर्व करेंगे वो इसमें करेंगे। जी क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो ये क्या है कि भाई हम जो नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारा, फॉरेस्ट, लेक, वाइल्ड लाइफ, इन सब को हम प्रोटेक्ट करेंगे और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे जंगल हैं उसमें जानवर हैं, लेक वगैरह, इन सबको प्रोटेक्ट करेंगे। और हम जो जीव जंतु हैं, जैसे गाय हमारी माता, हम तो मानते हैं, इस हिसाब से बोलते भी हैं, तो कंपैशन रखेंगे लिविंग क्रिएचर्स इन सब के लिए। कोई भी गाय नीचे, कुत्ता हो, कोई भी जानवर हो, उस सब के लिए। इसको याद कैसे करेंगे? जी मतलब गोट, गोट मतलब जानवर। तो हम जानवरों को बचाने की बात किस में कर रहे हैं? जीव में। जंगली जानवर हैं तो जीव है, गोट है, इससे याद करना, मतलब ऐसे रिलेट करेंगे हम। तो उससे क्या रहेगा कि अगर आता है तो जीव मतलब गोट वगैरह, तो एनवायरनमेंट की बात, जानवरों की बात ऐसे करेंगे, तो ये ऐसे याद रहेगा। फिर एच क्या है? टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। भाई साइंटिफिक टेम्पर, ये याद रखना, जो सबसे कमी है आज के दिन इस देश में, कि हम डेवलप करेंगे साइंटिफिक टेम्पर, मतलब हम कोशिश करेंगे, स्ट्राइव करेंगे एक्सीलेंट जाने की तरफ, क्वेश्चन करेंगे हर चीज़ को, साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ना कि सिर्फ भेड़ चाल की तरह चलेंगे। तो साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने की बात इसमें करता है। ह्यूमनिज्म मतलब मानवता को सबसे ऊपर रखेंगे और सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, जब आप साइंटिफिक टेम्पर होगा तो अपने आप इंक्वायरी करोगे आप हर चीज़ को, जो भी गलत होगी, और आपको जो चीज़ गलत लगेगी उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करोगे। तो एच को कैसे याद रख सकते हो? एच मतलब ह्यूमनिज्म, एच फॉर ह्यूमनिज्म, ऐसे एच को याद रख लेना। आई क्या है? टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, मतलब जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बचाना है और जो वायलेंस है उसको त्यागना है, अहिंसा का पालन करना है। सेफगार्ड किसको करना है? पब्लिक प्रॉपर्टी को। भाई तोड़ना नहीं है, मतलब दंगे फसाद नहीं करने, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना और दंगे फसाद हो रहे हैं और हमें वायलेंस है उसको छोड़ना है। तो आई मतलब इसको ऐसे याद कर लो, आई, एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। महात्मा गांधी ने कहा था, तो किसकी बात करते थे वो? नॉन वायलेंस की। तो नॉन वायलेंस किस में है? आई में। जे क्या है? टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that the nation constantly rises to a higher level of endeavor and achievement। मतलब हमें कोशिश करनी है कि एक हम एक्सीलेंस की तरफ जाएं हर फील्ड में, स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, मतलब अपने इंडिविजुअल में और कलेक्टिव दोनों में हमें स्ट्राइव करना है एक्सीलेंस की तरफ, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े। इसका कैसे याद कर सकते हैं? जे मतलब 10, मतलब 10 में से 10 नंबर ही काम करना है, 10 में से 10 लाओ, एक्सीलेंट काम करना है हमें हर स्फीयर में, 10 में से 10 का काम करना है, जिससे कि हमारा देश भी 10% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़े। इसका क्या याद रहेगा? ये कब जोड़ी थी? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी थी। हु इज ए पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 से 14 ईयर्स। ये क्या हो? राइट टू एजुकेशन आ गया था, तो उसके बाद जोड़ी गई कि हमें ये ड्यूटी भी बना दी गई कि हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों को स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। 6 से 14 साल के बच्चों का इंश्योर करेंगे कोई स्कूल जाएँ। तो हम इसको याद कैसे कर सकते हैं? हम शॉर्ट ट्रिक में, जैसे ए है, हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या, नेशनल एंथम कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो ए में क्या आएगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की, तो ए। बी कैसे याद रखेंगे? कि जो हमारे भी नेशनल एंथम वगैरह किससे पॉसिबल हुआ? तो हमारे जो आइडियल्स थे जिन्होंने हमें नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल दिलवाया। तो बी पे क्या है कि हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की बात करता है। बी मतलब ब्रिटिश भी याद कर लेना चाहिए कि ब्रिटिश से आज़ादी की बात करता है। बी मतलब ब्रिटिश से आज़ादी, तो नेशनल स्ट्रगल की बात करता है। सी हमारा क्या है? मान लो 3 नंबर, तो ये किसकी बात करता है? 3 क्या जोड़े थे हमने? सोशल सेकुलर इंटीग्रिटी, 3 सब जोड़े थे ना प्रियम्बल में। ऐसे ही जिसो तो क्या है? सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात करता है। डी मतलब डिफेंस, हमने याद किया था ना, तो डिफेंड आवर कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस एंड कॉल्ड अपॉन टू
रूसो। ई मतलब किसकी बात करता है? पांच मतलब पांच पांडव, ब्रदरहुड। और साथ ही साथ किसके लिए? द्रौपदी की रक्षा के लिए पूरी बात हुई थी ना, पूरा महाभारत हो गया था। तो रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, नहीं तो क्या हो जाएगा? महाभारत 5 नंबर। एफ मतलब फैमिली, हमने याद किया था। रिच हेरिटेज और कंपोजिट कल्चर बचाने में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है? हमारी फैमिली। जी मतलब हमारा गोट बकरी, तो हमने याद किया था नेचुरल एनवायरनमेंट और हमारे जानवरों से जो कंपैशन, इन सब की बात करेंगे तो बकरी से हमारा कंपैशन, प्यार, वो जी से। एच मतलब ह्यूमैनिज्म, तो साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की बात हम करेंगे एच में। आई मतलब एन आई फॉर आई वेक होल वर्ल्ड ब्राइन, तो मतलब नॉन वायलेंस की बात किस में कर रहे हैं? हम आई में कर रहे हैं। जे मतलब 10 में से 10 नंबर का काम करेंगे, मतलब एक्सीलेंट काम करेंगे, एक्सीलेंस हर फील्ड में लाने की कोशिश करेंगे। कि हमारा क्या लास्ट में जोड़ा गया, तो हमें राइट टू एजुकेशन से हम ये याद रख लेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।